उत्तराखंड में काबा। देखो उत्तराखंड में तो पेपर लीक बा, काबा होगा। यहाँ तो जो भी पेपर देखे वो लीक बा। उत्तराखंड में पेपर लीक बा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बा, उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सब भ्रष्टाचार बा। सर हमें तो अभी जेल से अभी 2-3 दिन पहले ही जेल से लिया करे। जब तक सरकार को बोला नहीं जाएगा, ये सरकार गूंगी बहरी सरकार उठने वाली में से तो है नहीं। भू माफिया और खनन माफियाओं ने इतना कर दिया, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठा रहा तो उसके घर में उनकी हत्या करने के लिए तैयार है। जैसे कि अभी एक घटना हुई थी जिसमें कि गणेश जोशी जैसे का नाम शामिल हुआ था। अगर इसके खिलाफ सीबीआई जांच हो गई तो इसमें आधी सरकार तो गायब हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार में कुछ ऐसे मंत्री संतरी है जो पूरे खनन माफिया और भू माफिया है, इसी से ये अपना मतलब सब कुछ कर रहे हैं। प्रकार से मसूरी कांड और जिस प्रकार से रामपुर तिराहा कांड में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद जो उनके बदौलत जो राज्य प्राप्त हुआ, उनके सपनों को आज उनकी आत्माएं दुख रही होंगी कि हमने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी। आखिर उत्तराखंड सरकार इन युवाओं की इस बदहाली को क्यों नजरअंदाज करती है? मैं हूँ बेरोजगार संघ का जहाँ पर धरना चल रहा है और मेरे साथ यहाँ पर हैं बॉबी पंवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। लगातार 1 साल से सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए कभी धरने कर रहे हैं, कभी लाठियां खा रहे हैं, कभी जेल यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इनकी जो मांगे हैं वो मांगे सरकार पूरी नहीं कर रही है। हाल ही में सरकार ने नकल विरोधी कानून भी लाया, लेकिन उस कानून के क्या मायने हैं, कहां तक वो युवाओं के पक्ष में और कहां तक युवा ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को डाइवर्ट करने का एक तरीका है। तो पहले बॉबी पंवार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बॉबी पंवार, अभी आप हाल ही में आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ी और उससे जब आप बाहर आए तो अब आपका जो ये आंदोलन है, आपकी क्या रणनीति है और आपकी मांगे लगातार वही हैं, लेकिन आप कुछ बताएंगे अपने कानून इस नए मतलब आंदोलन के बारे में? देखिए ये तो सभी को पता है और ये हम जता भी रहे हैं कि बता भी रहे हैं, जता भी रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो मांगे थी, जो हमारा आंदोलन चल रहा था, आज मांगे वही है, कल भी वही थी और आगे भी जब तक मांगे नहीं मानेगी तब तक मांगे वही रहेगी। सबसे बड़ी डिमांड उसमें यह है कि जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, जिनके साक्ष्य मिले हैं या जिन परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, उनकी जांच सीबीआई से करवाई जाए और माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए। सरकार सीबीआई जांच करवाने से बच रही है और क्यों बच रही है ये आज सभी जानते हैं। क्या लगता है आपको जो सरकार है सीबीआई जांच करवाने से बच रही है, कहीं ऐसा लगता है कि सरकार कुछ लोगों को बचाना चाह रही है? या अभी धामी जी ने ये भी कहा था कि अगर सीबीआई एक बार आ जाती है उत्तराखंड में तो उससे कई और परीक्षाएं भी मतलब बाधित हो सकती हैं और ये भी कहा कि 6-7 साल तक परीक्षाएं शायद ना हो। लेकिन हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहाँ सीबीआई जाँच भी हुई, परीक्षाएँ भी जारी हो रही हैं। तो जो धामी जी लगातार कह रहे हैं कि हमने युवाओं के हित को देखते हुए काम कर रहे हैं, तो आप उनकी इस मंशा पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्या? बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि जो उनका कहना है कि पहले हम परीक्षा करवा लेते हैं पूरे कैलेंडर के सापेक्ष और उसके बाद सीबीआई जांच करवाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो उनके सलाहकार हैं, जिन्होंने ये सलाह उन्हें दी है, उनका नाम तो भारत रत्न के लिए नामित कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्या हो गया कि अन्य राज्यों में सीबीआई जांच कर रही है, अन्य राज्यों में परीक्षाओं की जांच सीबीआई से हो रही है। अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, तमाम राज्यों में वहाँ तो परीक्षाएं नहीं रुकी। हिमाचल में अभी 3 महीने पहले सीबीआई हुई थी और सीबीआई जांच के बाद उस प्रकरण को लेकर उस जो सीबीआई टीम थी जो हिमाचल में काम कर रही थी, उन्होंने देश के अनेक राज्यों में छापेमारी की, जिसमें उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून भी थे। परंतु 3-4 महीने बीतने के बाद वहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नई भर्तियां की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कैसे कह दोगे कि 7-8 साल तक भर्तियां रुक जाएगी? वो तो एक प्रोसेस है, अगर उसमें अलग अलग तरीके से आप करवा सकते हो। आप जिन भर्तियों में गड़बड़ियां हैं उनकी जांच करवाइए, जो आपके पास नई भर्तियां हैं या जो पिछली भर्तियां हैं जो रुकी हुई है उन पर आप परीक्षा करवाइए। यूकेएसएससी तो खड़ा हो ही चुका है। लगातार जब यूकेएसएससी परीक्षाओं को नाकाम रहा कराने में तो आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन वहाँ हमने देखा कि तुरंत ही पटवारी परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अब वही आयोग पटवारी परीक्षा करवा रहा हो, पेपर लीक हो गया। उसी आयोग ने उससे पहले पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम कराया, मेंस भी करा दिया। तो युवाओं के अंदर ये शंका तो है कि अगर पटवारी परीक्षा लीक हो सकती है तो पीसीएस प्री का परीक्षा पेपर लीक हुआ होगा। देखिए, चोर जो होता है ना, चोरी करने की जो उसकी नीयत होती है वो बदलती नहीं है। जब यूकेएसएससी से मामले सारे ट्रांसफर यूकेपीएससी को किया गया तो हमने खुद मुख्यमंत्री के टेबल पे बोला है कि आपने यूकेपीएससी को पेपर तो दिए हैं, परीक्षा तो दी है, परंतु वो भी बहुत बड़ा चोर है। हम आयोग में जाकर, लोक सेवा आयोग में जाकर हमने उनके आगे तथ्य रखे हैं जो इससे पहले घटनाएं वहाँ हो चुकी थी, जिसमें कई बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हमने रखा कि आपके आयोग में धांधली चल रही है, आपके आयोग में भ्रष्टाचार चल रहा है, परंतु उन लोगों ने उसे नज़रअंदाज किया और आज उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं
प्रदेश का युवा भुगत रहा है। परंतु अगर समय से उसे टाइम से उसको अगर देख लेते तो शायद ये ना देखना पड़ता। अभी बात आप कह रहे हैं कि पटवारी का लीक हो सकता है, जेई का लीक हुआ है, एई का लीक हुआ है, वो लोक सेवा आयोग ने ही करवाया है। पीसीएस की जो परीक्षा थी उसमें सील नहीं थी। पीसीएस की जो परीक्षा उत्तरकाशी में ये मामला आया था और फिर उस जो बालक है, जो अभ्यर्थी था, उस पर ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो इस पर क्या इस पे कहेंगे? मैं बाद में आऊँगा। पीसीएस में सील नहीं थी। दूसरी बात है, पीसीएस की जब प्री परीक्षा करवाई गई तो उसकी प्री की जो कॉपियां हैं वो सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट ने क्या, इनके नियमावली में है कि जब तक मामला कोर्ट में लंबित है, कोई भी मामला, उनकी आप कॉपियों को, ओएमआर को नष्ट नहीं कर सकते। इन्होंने उनकी कॉपियां जला दी। क्यों? इनको पता था कि अगर कल के दिन जांच हुई तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए उसकी कॉपियां। हम ये मांग कर रहे थे कि पीसीएस जिससे एसडीएम बनने हैं, डीएसपी बनने हैं, आपकी वही परीक्षा की शुचिता भंग हो चुकी है। आप उसकी जांच करवाइए, उसके बाद उसका अपर पीसीएस का मेंस करवाए। परंतु सरकार ने एक नहीं मानी, हमें जेलों के अंदर ठोका गया और उसके बाद परीक्षाएं करवा दी गई। परंतु जहां आप कह रहे हो कि पटवारी में सील नहीं थी, वास्तव में मैं उस व्यक्ति से पर्सनली मिला, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस छात्र के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, वो छात्र बेकसूर है। उसको जो आयोग के द्वारा दिया गया, परीक्षा केंद्र के द्वारा जो पेपर दिया गया, उसके पास वही पेपर है। उसमें जो 2 सीलें लगी हुई थी, दोनों सीलें टूटी हुई है और उसके अतिरिक्त तीसरी सील पेपर को बंद करने के लिए लगाई गई है। ये कैसा हुआ? आयोग में सील खोली गई या आयोग से उत्तरकाशी जब पेपर पहुंचा रास्ते में सील तोड़ी गई या वहां परीक्षा केंद्र पर सील तोड़ी गई? सील तो तोड़ी गई, ये तो कन्फर्म है। और उस मामले को दबाने के लिए या छात्रों को दबाने के लिए उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो देखिए, जैसे बॉबी पंवार कह रहे हैं कि जो छात्र उत्तरकाशी में यह दावा कर रहा था कि उसकी जो प्रश्न पत्र है उसकी सील टूटी हुई है और उस सील को छुपाने के लिए, कहते हैं कि चोरी छुपाने के लिए उस पर दूसरी सील लगा दी गई थी। उस छात्र ने ये बात वहाँ पर रखी, लेकिन बाद में उसी छात्र के ऊपर मतलब कार्रवाई कर दी गई, उसे डराया धमकाया गया और कहा गया कि इस तरह से ये परीक्षाओं को बाधित कर रहे हैं। जिस पर बॉबी पंवार खुल के कह रहे हैं कि उस छात्र से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, उसकी कोई इसमें गलती नहीं है, बस वो खाली एक सिस्टम की जो खामी है उसको दिखाना चाह रहा था। बॉबी पंवार, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी हाल में जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सरकार लाई है, उस कानून के बारे में आपकी क्या राय बनती है इस समय ऐसे माहौल में? देखिए, कानून आना जरूरी था, पर जो इन लोगों ने अफरा तफरी में जो कानून लाया, जो एक काला कानून हम कह सकते हैं, जो कानून नकल माफियाओं के लिए होना चाहिए था, जो कानून भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, भ्रष्ट नेताओं के लिए होना चाहिए था, उस कानून में जो पहला मुकदमा दर्ज होता है वो एक छात्र के खिलाफ दर्ज होता है। वो भी क्यों? क्योंकि छात्र ने आवाज उठाई है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके पेपर में सील नहीं है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये कानून में खामियां हैं और कुछ जो खामियां हैं उनको हटाना पड़ेगा। कुछ उत्तराखंड के छात्रों के सुझाव लेने पड़ेंगे, कुछ जो शैक्षिक संस्थान है हमारे, उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के सुझाव लेने पड़ेंगे और उसमें ऐड करने पड़ेंगे। ऐसा तभी कानून बन पाएगा। कानून ऐसा नहीं है कि किसी परिवार को चलाने के लिए कानून लाया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष चलाने को कानून लाया जा रहा है। ये कानून प्रदेश चलाने के लिए लाया जा रहा है और प्रदेश में नकल रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है। तो उसमें सबकी सहमति या सबके सुझाव लेने जरूरी है। एक युवा उत्तराखंड का वो है जो कि बेरोजगार संघ और बेरोजगार संगठन का दिन रात समर्थन कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। और एक वही बेरोजगार हैं या कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कि आभार रैलियों में जा रहे हैं। अभी मैं आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट दिख रहा था उसमें आपकी हो या बेरोजगार संघ की हो, उसमें लगातार आ रहा कि हल्द्वानी में जिस तरह से खाली सीटें दिख रही हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी जाना तय है। तो आप लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी को टारगेट कर रहे हैं कि इस तरह की नीतियों से उनकी कुर्सी पर खतरा आ सकता है। तो कुछ कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री धामी जो कर रहे हैं इसका खामियाजा उनको 2024 में लोकसभा चुनाव में मिल सकता है उनकी पार्टी को, या क्या आगे उत्तराखंड की जनता या बेरोजगार, जहाँ की 55% से भी अधिक आबादी जो युवाओं की है, वही तय करते कि किसकी सरकार बने ना बने? कुछ कहेंगे? बिल्कुल, युवा दशा दिशा तय करेगी। 24 में तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, परंतु क्या पता धामी जी को पहले ही इसका खामियाजा भुगतना पड़े। ये भी शायद प्रदेश की जनता जान ले या खुद सरकार में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग जान लें। सरकार को तो अब जो 24 में तो खामियाजा भुगतना ही है अगर मांगे नहीं मानी गई। ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार से कोई नूर मांग लिया। सब एक उत्तराखंड का छात्र एक व्यवस्था चाहता है और एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है परीक्षाओं में। अगर वो देने में नाकामयाब है तो हम क्या करें ऐसे सरकारों का? हमें जरूरत नहीं है ऐसे सरकारों का। आप चाहिए तो इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दीजिए। अगर ऐसा ही चलवाना है तो केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दीजिए, नहीं तो हमें तो अलग से एक हिमालयन राज्य है, पहाड़ी राज्य है, अलग हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, अलग हमारी संस्कृति है, सब कुछ है। परंतु उसके बावजूद भी आप हमें यूपी से जोड़कर देख रहे हैं, एमपी से जोड़कर देख रहे हैं या तमाम ऐसे पंजाब से जोड़कर देख रहे हैं, ये नहीं चलेगा।
यहाँ कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, उस आधार पर यहाँ पर विकास की दिशा दशा तय होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर यहाँ के लोकल जो इश्यूज हैं, अगर यहाँ का उत्तराखंड का युवा त्रस्त आ चुका है, यहाँ की आप देख सकते हैं कि जो जांच एजेंसियाँ स्टेट की, उत्तराखंड के इतिहास में आज तक 22 वर्षों में जो भी जांच एजेंसियां बनाई गई, जो भी केस सौंपा गया, जब जब उनके पास बड़े अधिकारियों के नाम या बड़े नेताओं के नाम उसमें सामने आने लगे, तब तब जांच जो ठप पड़ने लगी। तो क्यों ना इस बार आप सीबीआई को लाकर माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी निगरानी में जांच करवा दें। किसी बड़े नेता पर आपको संदेह है कि इनका इसमें हस्तक्षेप हो सकता है? क्योंकि बार बार बेरोजगार संगठन कह रहा है कि किसी बड़े नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या वो नेता भाजपा के हैं या कांग्रेस के नेता हैं? कौन है वो नेता? इशारा किस तरफ हो रहा है आपका? इशारा सीधे तौर पर बड़े नेता हैं, कुछ हैं भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सब। अब देखिए, अगर सीबीआई आएगी, मामला खुलेगा तो सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, परंतु वो जांच का विषय है। अब आप जांच करिए, लोगों को पता है कौन क्या है। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस उत्तराखंड को लूटा है। ऐसे कई मामले मिल जाएंगे अगर आप सीबीआई से इंक्वायरी करवाए तो। इन मामलों में जो परीक्षा में नकल करवाने वाले मामले हैं, धांधली करवाने मामले हैं, इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेताओं के साथ साथ बड़े अधिकारी बहुत जल्दी नपेंगे यदि सीबीआई को ये केस सौंपा जाता है। बॉबी पंवार सीधे सीधे कह रहे हैं कि यदि यह केस सीबीआई को सौंपा जाता है तो कई इसमें बड़े नेता और कई इसमें बड़े अधिकारी संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो नकलें हो रही हैं, जो ओमार सीट के साथ छेड़खानी हो रही है, ये बिना किसी सह के हो नहीं सकता। इसमें अधिकारियों का भी उतना हाथ हो सकता है और साथ साथ कुछ प्रभावशाली राजनेताओं का भी हाथ हो सकता है। बॉबी पंवार, एक बात बोलना चाहूंगा आपसे कि 2017 में मोदी जी जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने परेड ग्राउंड से घोषणा की थी कि अब समूह गा की परीक्षा में हम इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, और वही घोषणा आज से कुछ दिन पहले सीएम धामी करते हैं। इन घोषणाओं का क्या मतलब निकालते हैं आप? देखिए, वो घोषणा 2016 के अंतिम माह में, शायद नवंबर दिसंबर में मोदी जी आए थे और उन्होंने करी थी कि समूह ग के जो हम पूरे देश में इस इंटरव्यू सिस्टम जो है ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने ख़त्म किया। उस दौरान केंद्र शासित जो राज्य थे हमारे, उन्होंने ख़त्म किया और उसके साथ साथ कई राज्यों ने उसको माना, उस बात को, और अपने राज्यों में ख़त्म किया। पर उत्तराखंड सरकार की नींद अब जाके खुल रही है, अब 5-7 साल बाद खुल रही है। तो चलो ठीक है, मोदी जी ने तो बहुत पहले ख़त्म कर दिया था और राज्यों ने भी बहुत पहले ख़त्म कर दिया था। आप शायद जो ये घाव हुआ है अभी, उस घाव पे मरहम लगाने के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें आप कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि आपने कुछ नकलचियों की लिस्ट जारी की, उन लिस्टों में आपने नाम तो दे दिया, रोल नंबर दे दिया, पर यह पता नहीं है कि कौन है, कहाँ का है, कैसा है। जबकि अभी मेरे सामने 2 लड़के यहाँ पर आए, अभी की बात है, आधे घंटे पहले की बात है, और उन्होंने कहा कि मेरे नाम का भी एक व्यक्ति मेरे नाम के भी इस लिस्ट में है। और मुझे बार बार रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं कि क्या तुम्हारा ही नाम है। तो किस प्रकार से मानसिक उत्पीड़न उन बच्चों का कर रहे हैं, उनसे मानहानि का मुकदमा बनना चाहिए आयोग पर, जबकि हमने आयोग को पहले ही सूचित करा था कि आप पूरे नेम, फादर नेम के साथ उनकी डिटेल निकलवाए। कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे कह रहे हैं कि जब बच्चों के नाम जो सार्वजनिक किए गए कि नकलची हैं, केवल उसमें नाम दिया गया, एक नाम के तो कई लोग हो सकते हैं, और ऐसे में कई लोग उस परीक्षा को देते हैं, तो आस पड़ोस के रिश्तेदार उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब एक नाम की वजह से कई लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि अगर उनका नाम सार्वजनिक करना था तो उनके पिता का नाम, उनका रोल नंबर, उनका नाम सब कुछ सार्वजनिक करते, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सकता कि ये वो शख्स है, ना कि नाम छोड़कर किसी पे भी टारगेट किया जाए। बॉबी पंवार, आपके साथ कुछ और लोग हैं, आपके संगठन लगातार आपका सहयोग कर रहे हैं ये लोग। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अब क्या रणनीति है आप लोगों की, और आज जो मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोग ये टेंट वेंट लगा रहे हैं अपने के लिए। गांधी पार्क में आप लोगों को बैठने नहीं दिया गया था, उसके बाद आपको यहाँ बैठने दिया जा रहा है। देखिए, रणनीति तो संघ बैठ के ही करेंगे। यहाँ से सरकार ने तो हमें दिया नहीं इजाज़त, फिर भी हमारा जो टारगेट रहेगा, हम सीबीआई जांच के अड़े रहेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना समय लगे। अब तो पानी जो सर से ऊपर जा चुका है और यहाँ हम एकता विहार में बैठे हैं, सरकार हमें कहीं शहर के बीच में दे रहा है, फिर भी संघ जो हमारे साथ खड़े हैं, बॉबी भाई हमारे साथ खड़े हैं, हम यहाँ डटे रहेंगे जब तक आदेश नहीं करते हैं, तब तक हम डटे रहेंगे यहीं पे। अच्छा, बॉबी भाई को, तुम्हारे संगठन के जो अध्यक्ष हैं, इनको काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखो, जेल यात्राएं भी करनी पड़ी, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। एक इंसान जो कि पूरे उत्तराखंड के अंदर युवाओं की आवाज़ बन रहा है, युवाओं के भविष्य के लिए, मतलब कहीं ना कहीं एक सरकार को हो या एक करप्ट सिस्टम को एक राह दिखा रहा है, उनको इस तरह से जेल में बंद कर देना, क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, सरकार तो अपना काम करेगी, संघ अपना काम करेंगे। बॉबी भाई हमारी आवाज़ बने हैं, आज से नहीं, इन्होंने काफ़ी टाइम 2017 में शायद
पदभार संभाला था शायद अध्यक्ष का, तब से उजागर कर रहे हैं, आज से नहीं है। और प्रत्येक भर्ती में जब जब धांधली हुई तो बॉय भाई आ गया है। हम ये कहेंगे ये बॉय भाई का अकेली लड़ाई नहीं, ये हम सबकी लड़ाई है। इसमें सब युवा को जागरूक होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, रोडों में आना पड़ेगा, घर से निकलना होगा और अभिभावक को इसका सहयोग होना जरूरी है। और देखिए इस मामला बहुत लंबा होने वाला, इतना आसानी तो सरकार देगी नहीं, सीबीआई जांच के आदेश तो देगी नहीं। इसलिए हम सभी लोग एकजुट होकर और एक समर्थन करके सीबीआई मांग करते रहेंगे। सर आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, मेरे साथ एक सज्जन और हैं। जिस तरह से बेरोजगार संघ ने आवाज़ उठाई, सड़कों पर बेरोजगार संघ आया, लाठियाँ खाई, जेल यात्राएं करी, मजदूरन मुख्यमंत्री को एसटीएफ से जांच करवानी पड़ी, सारी चीज़ें हुई। यहाँ तक कि जो आपके अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार, इनको मतलब एक राष्ट्रीय पहचान मिल गई। नेशनल टेलीविजन ने ये मुद्दे अपने खबरों में दिखाए और आज की डेट में बॉबी पंवार एक ऐसा नाम है जिसको कि पूरे देश भर में जाना जा रहा है कि उत्तराखंड में एक लड़का है जो नकल विरोधी चीज़ों के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है। और ऐसे में इतना कुछ होने के बाद भी एक तरफ बेरोजगार संघ की लड़ाई और दूसरी तरफ सरकार की जो आप लोगों के प्रति मतलब जो सरकार की आपकी रवैया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, सरकार का रवैया बहुत ही निराशाजनक है और युवाओं का शोषण जिस प्रकार से परीक्षा हॉल में होता है, परीक्षा तंत्र जो है, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो परिपाटी चली आ रही, उसी प्रकार की कुछ परिपाटी जो है सरकार की भी चल रही है। सरकार हमको अपनी आवाज़ उठाने नहीं दे रही है। सरकार लगातार हमारा शोषण कर रही है। जिस प्रकार से हम गांधी पार्क में सत्याग्रह कर रहे थे, हमें वहाँ से जबरन उठा गया, जबकि आज देखा गया उसी स्थान पर अन्य राजनीतिक दलों के लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए, बॉबी पंवार जी की आवाज़ को दबाने के लिए, पूरे प्रदेश के बेरोजगारों की आवाज़ दबाने का जो षड्यंत्र जो सरकार रच रही है वो काफ़ी निराशाजनक है। और इसका जवाब आने वाले निकाय चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में यहाँ का युवा देगा और मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए हम सब तैयार हैं। हम यहाँ पर, आप कह रहे हैं कि बॉबी पंवार की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन चलो एक तरफ से अगर सरकार मान लिया जाए तो आवाज़ दबा भी रही है जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वहाँ तो बॉबी पंवार को एक समर्थन भी मिल रहा है, युवाओं को समर्थन मिल रहा है, जिले जिले से समर्थन मिल रहा है, अभिभावकों को समर्थन मिल रहा है। इतना समर्थन बॉबी पंवार को मिल रहा है, बावजूद भी इसके सरकार निरंकुश है। तो क्या कहेंगे सरकार की तानाशाही को? सरकार के आजू बाजू जो लोग हैं, जो चाटुकारिता लोग जो हैं, जो उनके जो एक तरफ से सलाहकार है, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। हमारे साथ सभी सामाजिक संगठनों का समर्थन है। सभी पेरेंट्स हमारे पास यहाँ पर समर्थन देने आ रहे हैं, बॉबी को पंवार को समर्थन देने आ रहे हैं। तमाम लोगों के, तमाम युवाओं के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ये वाकई जेन्युइन मांग है। ये गांव के, ये पहाड़ के अंतिम छोर पर बैठे उस युवा की भी मांग है और एक शहर में तैयारी कर रहे उस युवा की भी मांग है जो लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप सरकार का जो नकल विरोधी कानून के समर्थन में जो रैलियां कर रहे हैं, वो जो रैलियां करें उनको भी देख सकते हैं। और हमारे साथ जो एकमात्र 2-3 घंटे की तैयारी के उपरांत जो समर्थन वहाँ पर देखने को मिला 9 तारीख को, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। अभी भी सरकार को मैं समझता हूँ कि चेत जाना चाहिए। सरकार को अभी भी अपने उनके जो सलाहकार हैं उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सलाह देनी चाहिए और कहीं ना कहीं युवाओं की और प्रदेश के तमाम युवाओं की, तमाम सामाजिक संगठनों की, तमाम राजनीतिक दलों की और तमाम बेरोजगारों की मांग को बहुत जल्दी सुन लेना चाहिए और सीबीआई जांच की सिफारिश कर देना। आता हूँ आपके पास। सर ये बताइए कि जब आप लोगों का आंदोलन हो रहा था, सड़कों पर भीड़ आ गई थी, हर जिले से भीड़ सड़कों पर आने लगी, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करा और आंदोलन को मतलब जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आपका आंदोलन करने का वो था उसको कमजोर कर दिया। आपको लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व उस आंदोलन में आए और उन्होंने पत्थरबाजी का, पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी फेंका? ये क्या था मतलब पूरा मामला, आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं शासन और प्रशासन को भी कि हर जिले से लड़के नहीं आए थे। ये वही लड़का है जो देहरादून में तैयारी कर रहा था। और उसके उपरांत जो हमारा 8 तारीख को जो शांति रूप से जो गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह शुरू हुआ था, दिन भर सत्याग्रह चला, 1000-1500 लोग थे। शाम को, रात को हम वहाँ रुके और हमने खाना पीना खाया अपना वहीं पर और बिस्तर लगाया। उसके बाद जो रात 12 बजे जो पुलिस आई और पुलिस ने अटैकिंग रूप में हमें उठाने की वहाँ से कोशिश की। बिना महिला कांस्टेबल के हमारे साथ हमारी बहनें बैठी हुई थी, उनको जबरन उठाकर गाड़ियों में डाला गया। हमारी कुछ गार्जियन बैठे हुए थे, उनको जबरन गाड़ियों में डाला। हम पर गलत तरीके से प्रहार किए गए, लाठियाँ चलाई गई। तो उसके बाद जो वो आक्रोश था 9 तारीख को, वो सड़कों पर आया
आक्रोश लाजमी था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रात को वो घटनाएं हुई। परंतु 9 तारीख का जो आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई, ये है, उपद्रवी थे, उसमें आप एसएसपी देहरादून के बयान पर जा सकते हैं। उन्होंने मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि हाँ, कुछ उपद्रवी घुस गए थे, उन्होंने इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया। और इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि हम तो सुबह 10 बजे से बैठे हुए थे और शाम को 3:30, 4, 4:30 बजे तक हमारा आंदोलन ठीक चल रहा था और हमें उम्मीद थी कि आगे भी वो ठीक चलना था। परंतु वास्तव में कुछ उपद्रवियों ने शायद वहां पर आके, कौन हो सकते हैं वो उपद्रवी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, ये षड्यंत्र के तहत वो आंदोलन को विफल करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये चीजें हुई, ये कोशिशें हुई। शासन में ही बैठे कुछ लोग जिन्हें पता है कि आंदोलन को कैसे तोड़ना है, जिन्हें पता है कि आंदोलन को बदनाम कैसे करना है, उन लोगों ने षड्यंत्र रचकर किन लोगों को वहां पर भेजा। मैं ये बता देना चाहता हूं कि खनन प्रेमी शासन में वो खनन वाले जो गोल पत्थर है, वो रेतीले पत्थर वहां गांधी पार्क में कहां से आ गए? सबसे बड़ी बात यह है। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके वहाँ पर ये चीज़ें की गई। उसके बाद हमने जो चीज़ें देखी है, पुलिस के हाथ में भी पत्थर थे, हमारे पास वीडियोज हैं कि पुलिस भी पत्थर मार रही है। तो पत्थर कहाँ से पहले चले, कहाँ से बाद में चले, लाठीचार्ज कैसे हुआ, पूरी घटना क्या है, उसकी जांच हो। हमने तो लिख के दिया है कि प्रशासन जांच करे, पुलिस जांच करे। गांधी पार्क जैसी जगह पे पत्थर आए कहाँ से, ये प्रश्न भी अपने आप में लाजमी बनता ही है। क्या लगता है कि ये पत्थर कहीं से प्री प्लान करके गाड़ियों में भर भर के घटनास्थल पे लाए गए कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए? देखिए, बिल्कुल लाए होंगे। और आंदोलन जहाँ पर चल रहा था गांधी पार्क में, उसके ही आसपास 100, 200 मीटर, 300 मीटर के दायरे में किसी विशेष पार्टी का मीट भात का कार्यक्रम भी चल रहा था और हमें सूचना मिली थी कि वहाँ से भी कुछ लोग भीड़ में शामिल किए गए और उसके बाद जो उपद्रव मचाया गया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब जांच का विषय, आप जांच करिए। जो आप कहते हैं कि हमने कुछ चिन्हित किया है, और वो जांच पूरी होनी चाहिए कि किस पुलिस वाले ने पत्थर मारा है, किस बच्चे ने मारा है, क्या है, वो जांच होनी चाहिए। और पत्थर मारने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, वो सब जांच होनी चाहिए। और जो जांच में जो दोषी पाया जाएगा उन्हें सजा दें। ठीक है। अंत में नेहा सिंह राठौड़, आजकल आप देख ही रहे होंगे, एक भोजपुरी गायिका है जो काफ़ी सरकार पर, यूपी में हो, बिहार में कटाक्ष कर रही है। उनके अंदाज में पूछना चाहूँगा, अगर मैं आपसे, सोच के बताइएगा, उत्तराखंड में काबा। देखो, उत्तराखंड में तो पेपर लीक बा, काबा होगा। यहाँ तो जो भी पेपर देखे वो लीक बा। आप यूकेएसएससी देखो, लीक बा, यूकेपीएससी देखो, लीक बा। उत्तराखंड में पेपर लीक बा। सर, उत्तराखंड में काबा? उत्तराखंड में पेपर लीक बा, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बा, उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सब भ्रष्टाचार बा और कुछ नहीं बा। उत्तराखंड में काबा सर लेकल वो पेपर लीक हुआ, इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं सर। आगे जो होते रहेंगे शायद, जितना मुझे अनुमान है, अगर सीबीआई जांच ना हुई, अगर सीबीआई जांच होती है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी जो सम्मिलित होंगे सब पकड़े जाएंगे और इसके बाद आगे सीबीआई के ही बात जब होगी, उसके बाद ही पता लगेगा इसमें, इसके पीछे वास्तविकता किसका हाथ है, किसको बचाया जा रहा है, और बाकी तो सीबीआई की बात ही कहा। तो देख रहे हैं आप, अभी हम यही धरना स्थल पे, जहाँ पर कि बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता, संगठन के लोग अपने के लिए एक जगह का वो कर रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग लगातार अब धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे यहाँ पर। और जो आप देख रहे हैं कि ये लोग जो गांधी पार्क में बैठे थे, ये अब लोग यहाँ पर, इनका नया धरना स्थल होगा और यहाँ से ये अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार तक अपनी जो मांगे हैं, जो सीबीआई जांच की मांगे हों या अन्य भी कोई मांगे हों, जैसे सिंचाई विभाग में पदों को लेकर हो, तो उन सभी मांगों को लेकर अब बेरोजगार संघ यहाँ से अपना मोर्चा खोलने वाला है। धन्यवाद। तो जहाँ भारत पे बेरोजगार संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, लगातार जो ये अपने लिए तंबू निर्माण का काम कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी आवाज़ रखेंगे, वहीं अंदर कुछ लोग बेडों पे इस हालात में लेटे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या चल रहा है उत्तराखंड में? सर, उत्तराखंड में तो भ्रष्टाचार चल रहा, और क्या, आप देख ही रहे होंगे, हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा। ये क्या आपकी बेसिक मांगे क्या हैं आपकी, जो आप लोग यहाँ पर बैठे? बेसिक मांगे तो ये बेरोजगारों की जो मांगे, सीबीआई जांच और पेपर अच्छे से हो, और जो ये नकल माफिया, इन्हें गिरफ्तार किया जाए, और जो इसमें कुछ नेतागण भी होंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, और यहाँ पारदर्शिता से पेपर हो। कब से बैठे हैं आप धरने पे? सर, हमें तो अभी जेल से अभी 2-3 दिन पहले ही जेल से लिया करे, 1 हफ्ते पूरे जेल में रहे, बल्कि हम तो अपना शांतिपूर्ण आंदोलन गांधी पार्क में कर रहे थे, तो उस दिन हमें वहाँ से कैसे खदेड़ा गया, 8 तारीख की घटना कैसे हुई, बस यही जो हमारी मांगे है। कहाँ से रहने वाले हैं सर आप? सर, मैं चक्राता जौनसार जी। तो आप लगातार मतलब इस आंदोलन में सक्रिय हैं। सर, आप थोड़ा सा अपना नाम बताएंगे? हरिओम भट्ट। कहाँ से हैं आप? मैं टिहरी से हूँ और एक छोटे से गांव में से निवास करते हैं। उप्पू बहुत ही सुंदर जगह है हमारी टिहरी की।
तो 8 तारीख के शाम की जो वीडियो देखी थी हमने, तो वीडियो के बाद जब बॉबी पवार को प्रशासन द्वारा इतना खदेड़ा गया था, उस वीडियो को सुन के हमारे टीरी के हमारे जितने भी साथी थे सभी लोग उस आंदोलन में, और जब जो जायज़ मांग थी सीबीआई जांच करवाओ, पहले जांच करवाओ फिर परीक्षा दे देंगे, जब युवा यही बोल रहा है जो जिसने पेपर देनी है, तो सरकार को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। उस आंदोलन को ऐसा पता नहीं क्या चढ़ा सरकार की नज़र में, क्या घूमे तो लाठीचार्ज बच्चों पे, उस वजह से हम और हमारे साथी 13 लोग, हमारे भाई लोग, इन्हें सब ने 56 लोगों को जेल कर दी गई। 307 जैसा मुकदमा हम जिन्हें 5-6 साल जिनको तैयारी करते हुए हो गए पेपर के, अब परीक्षा पेपर दे नहीं रहे, परीक्षाएं दे नहीं रहे, जो जिनका वो निकल रहे उसमें धांध लिया। तो सिर्फ उत्तराखंड के युवा एक सीबीआई की मांग करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मांग तो सीबीआई है। तो उत्तराखंड के युवा सीबीआई की मांग करते हैं, यही अंदर ये लोग कर रहे हैं। देखिए जो युवा जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, जो 5-5, 6-6 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में भारी भरकम फीस भरकर अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, वो देखो किस बदहाल हालत में यहाँ पर हैं। आखिर उत्तराखंड सरकार इन युवाओं की इस बदहाली को क्यों नजरअंदाज करती है? इनको तंबू लगा के रहना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जी कुछ साथी हमारे जिनको देखा मैंने कि धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी नकल विरोधी कानून लाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ धन्यवाद ये बेरोजगार युवा जिन्होंने आवाज़ उठाई और जिन्होंने बोला कि नकल विरोधी कानून होते हैं। इतने साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, इतने टाइम पहले से ऐसे वो घोटाले चल रहे हैं, तब से नकल विरोधी कानून क्यों नहीं लाए? जब तक सरकार को याद नहीं दिलाया जाएगा, जब तक सरकार को बोला नहीं जाएगा, ये सरकार गूंगी बहरी सरकार उठने वालियों में से तो है नहीं। नया सिंह राठौड़ हैं, भोजपुरी सिंगर हैं जो उत्तराखंड में यूपी और बिहार में आवाज़ उठाती हैं अपनी लोक गायिका से। उनके अंदाज में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि उत्तराखंड में काबा, तो क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारवा कह रहे हैं उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है। इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ था यहाँ के युवाओं के लिए हुआ था कि अपना उत्तराखंड होगा, अपने उत्तराखंड का नया आयोग होगा, यहाँ का लोक सेवा आयोग होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जो यहाँ राजनीति का मंच बना दिया गया, नेताओं के लिए ऐशगाह बना दी गई उत्तराखंड को, ये सुंदर सा एक कभी उत्तराखंड जब बना था तो पहाड़ी लोगों के लिए बना था कि हमारी पहाड़ की संस्कृति, हमारी सब चीज़ बची रहेगी। 2 नीचे के प्लेन्स एरिया दिए गए थे जिनसे थोड़ा व्यवसाय का साधन बन जाए। आज की डेट में हमारी पूरी पहाड़ की, मैं पहाड़ से हूँ, पहाड़ एक असेंबली में कि किसमें इन्होंने पूरा अलग कर दिया है सारा। और यहाँ देखिए 100 मीटर में जनसंख्या के आधार पर तुमने विधानसभाएं वो करती हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें भी क्षेत्रफल के आधार पे हो। ऐसा ना हो कि कभी पहाड़ का कोई नेता भी ना बचे, और ना पहाड़ की जवानी रहेगी, ना पहाड़ का पानी रहेगा। इस चीज़ में भी पहाड़ों उत्तराखंड बना, उत्तराखंड आंदोलनकारियों की कुछ मांग थी। यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि उत्तराखंड जो बना, कितने हद तक उत्तराखंड बनने के बाद वो? देखो, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी इस प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश का हम हिस्सा थे और उत्तर प्रदेश में रहते हुए जो विकास कार्य बाधित हो रहे थे, जो विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, जिस प्रकार से मसूरी कांड और जिस प्रकार से रामपुर तिराहा कांड में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उनके बाद जो उनके बदौलत जो राज्य प्राप्त हुआ, उनके सपनों को आज उनकी आत्माएं दुख रही होंगी कि हमने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी। आज हम उन्हीं के बच्चे हैं और हम आज मजबूरन हमें जो है शहीद स्मारक पर भूखे प्यासे बैठे रहना पड़ा बॉबी पवार की रिहाई के लिए। उसके बाद इस सीबीआई जांच की मांग को लेकर स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जो उत्तराखंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके चरणों में हमें भूखे प्यासे 2 दिन बैठे रहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, उनके सपनों को आज सरकारें पूरा करने में पूरी तरीके से असमर्थ हो गई हैं। और आज उन लोगों की, उन महापुरुषों की, उन हमारे पूर्वजों के जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, उनकी आत्माएं कहीं ना कहीं दुख रही हैं कि आज किस तरीके से हमने इस प्रदेश को लिया था और आज किस प्रकार से इस प्रदेश का जो भविष्य है, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवाओं की पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद नज़र आ रही है। और आज जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो एक जायज़ मांग थी युवाओं की, सीबीआई जांच की मांग, उसको कहीं ना कहीं सरकार रोकना चाह रही है। और उन तमाम भ्रष्ट नेताओं को, उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को जो प्रदेश से हैं, प्रदेश से बाहर के हैं, उन सब को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे राज्य आंदोलन कर रहे हैं, उनको उनके सपनों को कहीं ना कहीं कुचलने का प्रयास हो रही है। और जो तमाम युवा है, जो संघर्षरत युवा है, जो तमाम युवा पढ़ाई कर रहा है, गरीब परिवार से निकलकर देहरादून में किसी तरीके से अपने खर्चे, अपने लिए संसाधन जुटा पा रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसके सपनों को चकनाचूर करने का प्रयास कर। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार एक ही क्षेत्र में नहीं है। उत्तराखंड में भू माफिया, खनन माफिया और ये एग्जाम माफिया तो है ही है। ये तो खैर 5-7 साल से हो ही रहा, पर इस वक्त भू माफिया और खनन माफियाओं ने इतना कर दिया, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठा रहा तो उसके घर में उनकी हत्या करने के लिए तैयार है। जैसे कि अभी एक घटना हुई थी जिसमें कि गणेश जोशी जैसे का नाम शामिल हुआ था, तो ये भी एक घटना, मैं भी जानता हूं उन्हें, ये भी एक घटना निंदनीय घटना है। और जो लोग वो घटनाएं कर रहे वो सारे भू माफिया है। उन्होंने उधर कब्जा कर रखा और अपने, बल्कि उनकी अगर अच्छे से सीबीआई जांच हो जाए तो बीजेपी जो सरकार उत्तराखंड में चल रही है, धामी सरकार, अगर इसके खिलाफ सीबीआई जांच हो गई तो इसमें आधी सरकार तो गायब हो जाएगी, अगर भ्रष्टाचार अच्छे से जांच हुई। क्योंकि उत्तराखंड में, हमारा उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी कहते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री है तो बहुत खनन प्रिय, खनन प्रिय। हमारा उत्तराखंड खोखला हो गया। आप देख ही रहे होंगे कैसी कैसी घटनाएं हो रही। करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है प्रत्येक दिन। उत्तराखंड सरकार में कुछ ऐसे मंत्री संतरी है जो पूरे खनन माफिया और भू माफिया है, इसी से ये अपना मतलब सब कुछ कर रहे जी। ये है कि एक बेरोजगार युवा भी जानता है कि उत्तराखंड में अब नकल माफिया तो थे, लेकिन खनन माफिया और भू माफिया भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को खोखला कर दिया है। लेकिन जनता, पहाड़ की जनता इनको कैसे जवाब देगी, कैसे पहाड़ की जनता समझेगी कि एक वोटर का क्या नैतिकता होती है अपने राज्य के प्रति। तो कहीं ना कहीं जनता को ये तय करना ही होगा आने वाले उत्तराखंड के अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद।